नमस्कार। हाँ। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिएम्बल पर थोड़ी गहराई से। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ संवैधानिक कानून से जुड़े कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं। हाँ। इनमें प्रस्तावना से जुड़े कई अहम सवाल और उनके जवाब दिए गए हैं। तो हमारा मकसद है इन्हीं स्रोतों के जरिए प्रस्तावना के असली मायने समझें, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, क्या बदलाव आए इसमें, और कुछ जरूरी अदालती मामले भी। हाँ, बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले ये प्रस्तावना आखिर है क्या चीज? मतलब क्या ये बस संविधान के शुरू में लिखा एक अच्छा सा पैराग्राफ है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं नहीं, ये सिर्फ एक सुंदर पैराग्राफ नहीं है। इसे आप संविधान की आत्मा कह सकती हैं, या शायद कुंजी। आत्मा? अच्छा। हाँ, असल में प्रस्तावना एक तरह से संविधान का परिचय है, उसका सार है। इसमें ये बताया गया है कि भाई हमारा संविधान क्यों बना, लक्ष्य क्या है इसके, सरकार का रूप कैसा होगा, संविधान को शक्ति कहाँ से मिली है और ये कब अपनाया गया। तो कई जानकार मानते हैं कि ये संविधान बनाने वालों के मन और उनके विचारों में झांकने का एक जरिया है। दिलचस्प। तो ये आइडिया, ये विचार क्या पूरी तरह से भारतीय था या कहीं और से भी प्रेरणा ली गई थी? प्रेरणा तो ली गई थी, बिल्कुल। प्रस्तावना का जो मूल विचार है वो अमेरिका के संविधान से आया। शायद वो पहला बड़ा लिखित संविधान था जिसमें प्रस्तावना थी। अच्छा। अमेरिका से। हाँ। लेकिन हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है, जो भावना है, उस पर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का भी असर है। ओह, अच्छा। तो ये दुनिया भर के अच्छे विचारों का एक संगम है, कह सकते हैं, जिसे भारतीय संदर्भ में ढाला गया है। प्रस्तावना की शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये सुनने में तो बहुत दमदार लगते हैं। क्या इनका संवैधानिक महत्व भी उतना ही बड़ा है? क्या यही है संविधान की शक्ति का स्रोत? बिल्कुल। ये शब्द हम भारत के लोग, यही तो पूरी कहानी कह देते हैं एक तरह से। हाँ। ये साफ करते हैं कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है, यानी संप्रभुता, वो किसी राजा में या किसी बाहरी ताकत या संसद में भी नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता में है। अच्छा, जनता में। हाँ, जनता ही सारी राजनीतिक व्यवस्था का मूल स्रोत है। इसका मतलब ये है कि ये संविधान भारत के लोगों ने ही खुद बनाया है, खुद स्वीकार किया है और खुद को ही समर्पित किया है। ये कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं है, ये लोगों की अपनी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। सही बात है। अच्छा, प्रस्तावना भारत को कुछ खास तरह से परिभाषित भी करती है, जैसे ये शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शब्द हम सुनते तो हैं अक्सर। हाँ, सुनते हैं। लेकिन शायद इनका जो सटीक संवैधानिक मतलब है वो हमेशा साफ नहीं होता। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं इन मुख्य विशेषताओं का अर्थ, और इनका क्रम भी यही है क्या? हाँ, क्रम यही है जो आपने बोला। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और इनका मतलब समझना जरूरी है। बताइए। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, अंदरूनी मामले हों या बाहरी। ठीक है। किसी और देश का हम पर कोई कानूनी अधिकार या दबाव नहीं, हम अपने मालिक खुद हैं। बिल्कुल। फिर आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। ये शब्द, जैसा हम आगे बात करेंगे, 1976 में जोड़ा गया था। हाँ, ये मूल में नहीं था। नहीं। और भारतीय समाजवाद का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। ये वो वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। अच्छा। यहाँ इसका मतलब है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे आय, अवसर, जीवन स्तर की जो असमानता है वो कम हो, गरीबी, बीमारी जैसी समस्याएं खत्म हो। मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय। बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक न्याय की तरफ इशारा है। फिर है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। ये शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया। ये भी बाद में आया। हाँ, इसका मतलब है कि देश का यानी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धर्मों का समान आदर करेगी, किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। ठीक। धर्म व्यक्तिगत मामला है, शासन का नहीं। फिर है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। आसान है, सरकार चलाने की असली शक्ति जनता के हाथ में है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं,
वो उनकी तरफ से शासन करते हैं और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल। और आखिरी गणराज्य। गणराज्य रिपब्लिक का मतलब है कि देश का जो मुखिया है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति, वो कोई खानदानी राजा या रानी नहीं होगा। हाँ, वंशानुगत नहीं। हाँ, वंशानुगत नहीं होगा। उन्हें एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, भले ही चुनाव सीधे जनता ना करे, जैसे भारत में परोक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, पर वो चुने हुए होंगे। समझ गया। तो ये तो हुई देश के चरित्र की बात, लेकिन प्रस्तावना कुछ मूल्यों या आदर्शों का भी जिक्र करती है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये क्या है? हाँ, ये वो वादे हैं जो संविधान भारत के नागरिकों से करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हैं ये वादे? देखिए, पहला है न्याय, जस्टिस, और इसमें 3 तरह के न्याय की बात है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह के? अच्छा, हाँ। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सब बराबर। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी का फासला कम हो, सबको रोजी रोटी कमाने के साधन मिले। और राजनीतिक न्याय मतलब सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के वोट देने का, चुनाव लड़ने का, सरकारी पदों पर जाने का अधिकार हो। ठीक है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, इसमें धार्मिक न्याय शब्द का जिक्र नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो अपने आप में सभी धर्मों को समान मानता है और धार्मिक स्वतंत्रता देता है, तो अलग से धार्मिक न्याय कहने की जरूरत शायद महसूस नहीं हुई। और आर्थिक न्याय की बात तो शायद नीति निदेशक तत्वों में भी है। बिल्कुल है। आर्थिक न्याय का विचार प्रस्तावना के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्वों DSP में भी प्रमुखता से दिखता है। अच्छा, और स्वतंत्रता, लिबर्टी? स्वतंत्रता, यहाँ 5 तरह की आज़ादी की बात है: विचार की स्वतंत्रता, सोचने की, अभिव्यक्ति की, बोलने लिखने की, विश्वास की, किसी भी मत को मानने की, धर्म की, अपने धर्म को मानने पालन करने की, और उपासना की, पूजा पाठ करने की। 5 तरह की? हाँ, ये व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी मानी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। आर्थिक न्याय का लक्ष्य है, पर आर्थिक स्वतंत्रता शब्द नहीं है। ये एक बारीक बात है। ठीक है, आगे। समता? समता, इक्वालिटी, 2 तरह की बराबरी का वादा है: प्रतिष्ठा की, स्टेटस की, और अवसर की, अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा और अवसर? हाँ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं और सभी को आगे बढ़ने के समान मौके मिलने चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। सही। और चौथा? बंधुत्व। बंधुत्व फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। इसका लक्ष्य है 2 चीजें सुनिश्चित करना। हाँ। एक, हर व्यक्ति का सम्मान, उसकी गरिमा बनी रहे, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। एकता और अखंडता? हाँ। और इसे बढ़ावा कैसे दिया जाता है? जैसे एकल नागरिकता है हमारे यहाँ, पूरे देश की एक ही नागरिकता, और मौलिक कर्तव्य हैं, खासकर अनुच्छेद 51A, वो भी भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ये आदर्श तो वाकई बहुत ऊंचे हैं। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। क्या इन विचारों के पीछे कोई ऐतिहासिक प्रेरणा भी है? जैसे कभी-कभी फ्रेंच क्रांति या रूसी क्रांति का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो नारा है वो तो सीधे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था एक तरह से, और बहुत प्रेरित किया। और जहाँ तक न्याय के 3 पहलुओं की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हाँ, उनकी प्रेरणा काफी हद तक 1917 के रूसी क्रांति से ली गई मानी जाती है। बिल्कुल। उस क्रांति ने सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर बहुत जोर दिया था। तो ये वैश्विक विचारों का संगम है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिस पर काफी कानूनी बहस हुई है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे बदला जा सकता है, जैसे संविधान के दूसरे हिस्सों को बदला जाता है अनुच्छेद 368 के तहत? हाँ, ये सवाल बहुत ही अहम रहा है और इसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कुछ सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण फैसलों को जन्म दिया है। ऐसा? हाँ, देखिए, शुरुआत में 1960 में एक मामला आया था, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी, हाँ, सुना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के इरादों को समझने में तो मदद करती है, लेकिन टेक्निकली ये संविधान का हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है? अच्छा। हाँ। उस समय ये माना गया और इसलिए संसद इसे बदल नहीं सकती, ये कहा गया। लेकिन ये नजरिया बदला फिर?
हाँ, बदला, और बहुत बड़े तरीके से बदला। 1973 में एक ऐतिहासिक मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती, ये तो बहुत ही फेमस केस है। हाँ, शायद भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला। इसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। 13 जज? हाँ, और उन्होंने 7-6 के बहुमत से, मतलब बहुत करीबी फैसले से, बेरुबारी वाले फैसले को पलट दिया। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसका हिस्सा है, और ये सिर्फ कोई शो पीस या भूमिका नहीं है, बल्कि संविधान की व्याख्या करने में इसकी बहुत अहम भूमिका है। तो ये अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग है, और बाद में भी, जैसे एसआर बम्बई केस 1994 और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को बार बार दोहराया। तो फिर अगर ये संविधान का हिस्सा है तो फिर इसमें संशोधन भी हो सकता है? जी। क्या कभी हुआ है इसमें संशोधन? हाँ, देखिए, केशवानंद भारती मामले ने ये तो तय कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो सैद्धांतिक रूप से इसमें संशोधन हो सकता है। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन इसी फैसले ने एक बहुत बड़ी शर्त भी लगा दी थी, जिस पर हम अभी बात करेंगे, आधारभूत ढांचे की। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, जहां तक संशोधन की बात है, प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार ही बदलाव किया गया है। सिर्फ एक बार? कब? ये हुआ 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में इतने सारे बदलाव किए थे। हाँ, 42वां संशोधन, इमरजेंसी के समय का। बिल्कुल। और इस संशोधन से क्या बदला प्रस्तावना में? कौन से शब्द? इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। 3? कौन से? समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, इंटेग्रिटी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हाँ, ये शब्द 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। अखंडता शब्द को राष्ट्र की एकता के साथ जोड़ दिया गया, तो वो वाक्य बन गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब भारत की स्थिति सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। हाँ, और प्रस्तावना में ये समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। बिल्कुल सही। मूल प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। हालांकि कई लोग ये तर्क देते हैं कि समाजवाद और पंथनिरपेक्षता के जो सिद्धांत थे, वो संविधान के अलग अलग प्रावधानों में, जैसे मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, पहले से ही मौजूद थे। 42वें संशोधन ने बस इन्हें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिख दिया। अच्छा, ये भी एक नजरिया है। ठीक है, तो प्रस्तावना का महत्व तो अब साफ हो रहा है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया, राजनैतिक जन्म कुंडली भी कहा गया। के.एम. मुंशी ने शायद इसे राजनैतिक कुंडली कहा था। हाँ, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। हाँ, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल, क्या हम प्रस्तावना में लिखी बातों को लेकर सीधे अदालत जा सकते हैं? मतलब, जैसे अगर हमें लगता है कि सरकार, मान लीजिए, सामाजिक न्याय नहीं कर रही, तो क्या प्रस्तावना के आधार पर केस कर सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन पर करते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीकी है, और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, प्रस्तावना का महत्व तो निर्विवाद है। जैसा हमने कहा, ये संविधान के लक्ष्य बताती है, शक्ति का स्रोत जनता बताती है। संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अगर अस्पष्ट हो, तो उसकी व्याख्या करने में जजों का मार्गदर्शन करती है। इससे आत्मा, जनकुंडली, बहुत अच्छी उपमाएं दी गई हैं। लेकिन प्रस्तावना अपने आप में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, एनफोर्सेबल नहीं है। प्रवर्तनीय नहीं है मतलब ये है कि आप सिर्फ प्रस्तावना का हवाला देकर कोई कानूनी अधिकार नहीं मांग सकते, या सरकार को कोई कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा। ये विधायिका को, यानी संसद या विधानसभाओं को, कानून बनाने की शक्ति नहीं देती, न ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। आप इसे एक मार्गदर्शक सिद्धांत समझ सकती हैं, एक घोषणा पत्र समझ सकती हैं, पर यह कोई कानूनी आदेश नहीं है। तो एक तरह से दिशा दिखाने वाले तारे की तरह है, लेकिन कानूनी हथौड़ा नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। दिशा दिखाने वाला तारा है, कानूनी हथौड़ा नहीं। इसका कोई विधिक प्रभाव संविधान के बाकी हिस्सों से स्वतंत्र होकर नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, केशवानंद भारती मामले का जिक्र बार बार आ रहा है। आपने कहा था कि इस फैसले ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा तो माना, लेकिन एक शर्त लगा दी, और इसी से जुड़ा है वो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, है ना? हाँ, बिल्कुल।
ये क्या है? ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, केशवानंद भारती केस 1973 सिर्फ प्रस्तावना के बारे में नहीं था। इसने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था कि क्या संसद की जो संविधान बदलने की शक्ति है अनुच्छेद 368 में, क्या वो असीमित है? क्या संसद चाहे तो पूरा संविधान बदल सकती है, मौलिक अधिकार खत्म कर सकती है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा। और इसी सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और ये शक्ति बहुत व्यापक है, इसमें प्रस्तावना भी शामिल है। लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना या आधारभूत ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती, उसे बरकरार रखना होगा। अच्छा, तो संसद सब कुछ बदल सकती है सिवाय मूल ढांचे के? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। संविधान की नींव को नहीं हिला सकती। तो ये मूल संरचना या आधारभूत ढांचा है क्या? क्या कोर्ट ने कोई लिस्ट दी इसकी कि इसमें क्या क्या आता है? नहीं, कोर्ट ने उस समय कोई निश्चित लिस्ट नहीं दी थी और शायद जानबूझकर नहीं दी ताकि भविष्य में जरूरत के हिसाब से इसे और परिभाषित किया जा सके। अच्छा। लेकिन समय समय पर अलग-अलग फैसलों में कोर्ट ने ये बताया है कि क्या-क्या चीजें मूल संरचना का हिस्सा मानी जा सकती हैं। जैसे? कुछ उदाहरण, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच, देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, व्यक्ति की गरिमा, मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन। ये कुछ उदाहरण हैं। ये तो काफी बुनियादी चीजें हैं। हाँ, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारा संविधान और लोकतंत्र टिका है। और जैसा मैंने पहले कहा था, ये फैसला 7-6 के बहुत करीबी बहुमत से आया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी थे। इससे पहले क्या स्थिति थी? केशवानंद भारती से पहले क्या संसद कुछ भी बदल सकती थी? स्थिति थोड़ी उलझी हुई थी। 1951 में एक मामला था, शंकरी प्रसाद केस। उसमें कोर्ट ने माना था कि संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, वो मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। अच्छा। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया। उसमें कोर्ट ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। ओहो। बिल्कुल उल्टा। हाँ। इससे संसद और न्यायपालिका में काफी टकराव बढ़ गया। केशवानंद भारती मामले ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला कि हाँ, संसद संशोधन कर सकती है पर संविधान की नींव यानी मूल ढांचे को नहीं हिला सकती। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, एक संतुलन स्थापित किया। ये तो कुल मिलाकर देखें तो प्रस्तावना सिर्फ कुछ औपचारिक शब्द नहीं है, ये तो वाकई भारतीय संविधान का आईना है ना? जिसमें हमारे देश के सपने, हमारे आदर्श, हमारे लक्ष्य सब दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वो दिशा है जिसे देखकर संविधान का जहाज आगे बढ़ता है। भले आप इसे सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते। हाँ, वो बात सही है। लेकिन संविधान को समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए और उसके पीछे की जो सच्ची भावना है उसको जानने के लिए तो ये अनिवार्य है। और जैसा हमने देखा इसी प्रस्तावना की व्याख्या से, इसी केशवानंद भारती केस से, वो आधारभूत ढांचे का इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत निकला है जो आज हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। प्रस्तावना हमें बार बार याद दिलाती है कि असली मालिक हम भारत के लोग हैं। हाँ। और न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व वो खंभे हैं जिन पर हमारा राष्ट्र टिका हुआ है। बिल्कुल। और हाँ, इस पे वो तारीख भी लिखी है जब हमने इस संविधान को अपनाया था, 26 नवंबर 1949। हाँ, 26 नवंबर 1949, जिसे अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सही बात है। तो ये एक तरह से एक जीवित दस्तावेज की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों की याद दिलाता रहेगा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही उभर कर आता है। प्रस्तावना में और फिर नीति निदेशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का एक बड़ा वादा किया गया है। हाँ, किया गया है। क्या हमें लगता है कि हमारे कानून, हमारी योजनाएं और हमारे समाज की जो असलियत है आज, वो इस वादे को पूरी तरह निभा पा रही है? ये सोचने वाली बात है। आजादी के इतने सालों बाद भी ये सवाल कितना मायने रखता है, इस पर सोचना जरूरी है। जरूर सोचना चाहिए। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तावना के कई पहलू आज वाकई और ज्यादा साफ हुए।
मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।